क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। 1 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, साथ ही साथ एमसीक्यू भी देखेंगे और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जो है मैं आपको आज प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा और कल वाला जो 31 अगस्त का था उसका एनालिसिस भी करेंगे। तो करंट अफेयर टॉप 10, एमसीक्यू भी साथ साथ और मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी, ठीक, मोटिवेशनल कोट और क्या चाहिए। अगर आप पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आप इसको अगर रोज़ फॉलो करेंगे, रोज़ देखेंगे, रोज़ इसको जो है सेल्फ स्टडी करते चलेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो आपकी एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है। ठीक, इस पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के, ठीक, और उसका किस प्रकार चलते हैं यहाँ पे आई बटन में उसको जो है हमने दिखलाया भी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो है ये सारे जिनको हम लोग देखेंगे विस्तार से। एयरपोर्ट का ट्रैफिक भैया कोविड के टाइम पे हो गया था नीचे, अब बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ पे आता है भारत में? ठीक, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का देखा जाए, न्यू दिल्ली। ठीक, ये मई जून जुलाई का डेटा लिया गया है। न्यू दिल्ली, देन मुंबई, ऐसे आप इसको ऐसे याद किया करो, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद, फिर इसके बाद चेन्नई और इधर कोलकाता। ठीक, तो न्यू दिल्ली है, फिर मुंबई है, फिर बेंगलुरु है, हैदराबाद है, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता। तो ऐसे करके ऐसे जाओगे ऐसे, ठीक, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वहीं इसमें बताया गया है चेन्नई पीछे, ठीक था। 2014 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2022 होगा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, 2022 होगा, बाकी सब वहीं है। कोविड के बाद में उछाल आया है जो है एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवल करने वाले में। अगला टॉपिक है, इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है करंट अफेयर में, अगर आप लोग को याद होगा कोई बात नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके अंतर्गत पता क्या होता है? स्पेशल मैरिज, आमतौर पर जो मैरिजेज होती हैं सेम कास्ट में, सेम रिलीजन में, ठीक, उसको तो कोई रोक टोक होती ही नहीं है। लेकिन इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिजेज अगर होनी है तो उनको भी हमने कानून बना के अलाउ कर रखा है। ठीक, भारत में कानून बना है, हिंदू कोड बिल आप लोग ने पढ़ा होगा शायद 1950, तो उसी में से ये भी एक लॉ था। तो उसमें यह है कि हाँ जो है स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि किसी व्यक्ति को इंटर या किसी मतलब दंपति को या फिर किसी कपल को मैरिज करनी है इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन, तो उसको 30 दिन पहले, मैरिज के 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है कि हम इस तरीके की इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करने जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग भी इन मैरिज या इंटर कास्ट या इसके खिलाफ होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा हैरास करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनको मार के टांग भी दिया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इस चीज़ को 30 दिन का जो ये कहा जाता है कि पहले आप नोटिस देना है, इसके खिलाफ कई लोगों ने याचिका दायर की कि सही भैया सुप्रीम कोर्ट जी, यहाँ पर ये जो है आपका कि 30 दिन वाला प्रावधान, ये भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक, निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जो है, उसका उल्लंघन कर रहा है, इसको आपको ख़त्म करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो ऐसा अभी निकले यहाँ से, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं, जो इसमें बताया गया वो सब सही है। अभी उसने याचिका जो रिट डाली गई थी, रिट पिटीशन, उसको हटा मतलब खारिज कर दिया है। ठीक, और उन्होंने कहा कि जो भी वैलिडिटी है वो ठीक है स्पेशल मैरिज एक्ट की 1954 की। ठीक, इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, एक कॉमन अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक, बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के लिए, ठीक, एक टाइम पीरियड में बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ के लिए जो उनका प्राइसिंग है, ठीक, वो मान लीजिए पहले 100 था तो उससे अगर बढ़ा 110 रुपये हो गया तो 10% जो है महंगाई बढ़ी है। जनरल प्राइस लेवल, किसी एक दूसरे बढ़ने से नहीं, औसत जो उसका सबका पूरे बढ़ेगा। अगर वो बढ़ा है तो इन्फ्लेशन है, नहीं तो घटा तो भैया डिफ्लेशन है, सीधी सी बात है। 90%, अगर 90 रुपये हो गए तो डिफ्लेशन है, 10% का जो है गिरावट आ गई। ठीक, लेकिन ये सब कुछ एक पीरियड में होना चाहिए। ठीक, इसी को मुद्रास्फीति बोलते हैं आसान भाषा में। भारत में पूरा इसका देखा जाता है। भारत में यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया गया है वो ये है कि भारत में जो इंडिया की नेशनल लेवल पे जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो करीबन आपका
6.79% थी 2022-23 में। तो इस संख्या से 6.79% से 12 जो है आपका 12 स्टेट ऐसे हैं जो कि कम है, ठीक है, 6% से, और 12 स्टेट ऐसे हैं जो कि ज़्यादा हैं 7% से। तो इन्फ्लेशन जो है हर जगह समान नहीं है, बस यहीं पे ये चीज़ वहाँ पर बताई गई है, ठीक। लद्दाख के लिए कोई डेटा नहीं मिला है। बाकियों में अगर आप देखो तो जो नीले वाले हैं उनमें नेशनल जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है मुद्रास्फीति। गोवा में तो भैया 4% से भी कम है, 4% से भी क्या कम आप देखो अगर, तो मणिपुर, गोवा, मेघालय, मणिपुर में सिर्फ 1%, गोवा में 3.66%, मेघालय में 3.84%। तो एक चीज़ समझना आप, बहुत कम इन्फ्लेशन होना ये भी दर्शाता है कि वहाँ पे डिमांड ही नहीं है। और अगर भैया डिमांड नहीं होगी तो कई बार ऐसा देखा गया है कि डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया जॉब्स नहीं होंगी, ये भी एक चीज़ होती है। तो आप ये मत समझ लेना कि इन्फ्लेशन कम हो गया तो सब कुछ बल्ले बल्ले। इन्फ्लेशन तभी तो भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय जो सरकार है वो क्या रेंज देती है, 2% से 6% तक हमें इन्फ्लेशन को रखना है। 2% तो मतलब थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति महंगाई होनी चाहिए ताकि डिमांड रहे, ठीक। ऐसा नहीं कि -2%, तभी तो 2% से नीचे होगी या 6% ज़्यादा होगी तब आरबीआई को जवाब देना है और इस रेंज के अंतर्गत रखना है, ठीक। तो ये मत समझना कि जो बहुत कम हो गया तो बल्ले बल्ले और बहुत ज़्यादा हो गया तब भी बल्ले बल्ले, ना ना ना, ठीक। बैलेंस होना चाहिए, वो यहाँ पे बताया गया है। और आपका अगर देखो जो तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यहाँ तो 8% से भी ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। हेडलाइन इन्फ्लेशन जैसे मैंने आप लोग को बताया था, जो एक मैंने जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी पीछे तब मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जितने भी चीज़ें थी सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताया था। उसका वीडियो मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक, इसमें पूरी सारी बास्केट होती हैं। वोलेटाइल जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बास्केट के अंदर जैसे कि फूड एंड फ्यूल, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक। अगर यहीं पे कोर इन्फ्लेशन की बात होती तो वहाँ पे फूड एंड फ्यूल वाले जो है हटा दिए जाते हैं आइटम्स, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन हेडलाइन वाला थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है मेजर्ड बाय द CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो एवरेज था 6.8% पहले 7 महीनों में 2022 के, ठीक, जो कि 6% से ज़्यादा था। समझ में आया कुछ चीज़, ठीक। इससे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। इन्फ्लेशन की हमने देखी, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन, सब पढ़ा है इसमें। अगला टॉपिक है फॉरेंसिक एविडेंस। अब देखो ऐसा है कि इंडिया में एक इतिहास रहा है, ठीक। एक आपको जोक चलिए यहाँ पे सुनाता हूँ। क्या हुआ कि ये हुआ कि देखते हैं कौन पता लगा पाएगा कि भैया खूनी कौन है, ठीक है। तो 3 कंट्री आई, एक कंट्री आई USA, दूसरी कंट्री आई UK, और कौन सबसे पहले जो है कातिल का पता लगा पाएगा, तो इसके ऊपर जो है कंपटीशन हुआ, ठीक है, USA, UK और इंडिया। तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि USA को लगते हैं मान लीजिए 14 दिन, UK को लगते हैं 21 दिन, ठीक है, पूरा तहकीकात करके या फिर जो है मर्डर खूनी का पता करने में। इंडिया वाले को जो है भाई साहब सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 ही दिन लगते हैं। तो ये लोग बड़े भौचक्के पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे इन्होंने कातिल को पकड़ लिया, क्या चक्कर है, ठीक। और तो मतलब क्या इसके पीछे कारण है। तो इन्होंने अगले बार फिर जब कंडीशन हुआ तो इन्होंने कहा यार अपना छोड़ो, हमें तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक, हम पहले इंडिया का ही देख लेते हैं कि ये पुलिस वाले करते कैसे हैं, इंडिया के पुलिस वाले काम। तो उन्होंने देखा कि ये वहाँ पर जब पुलिस थाने में गए तो एक आदमी को लगातार पीट रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे भयंकर तरीके से, बिल्कुल उसको जो है 3rd डिग्री टॉर्चर दे रखा था। और उससे कह रहे थे कि बोल तूने खून किया है, बोल तूने खून किया है, और कोर्ट में भी बोलेगा तू कि तूने खून किया, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है कौन सा सबूत, क्या सबूत, कुछ नहीं, तूने ही खून किया है, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि भारत में टॉर्चर बहुत ज़्यादा जो है एक, ये मतलब जोक है, मत समझ लीजिएगा कि इसमें मतलब सच्चाई भी है और जोक भी है, दोनों चीज़ आप मतलब अपना विवेक का जो है इस्तेमाल जरूर करिए, ठीक। व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज़ एडवाइज्ड। तो अब इसमें ऐसा है कि टॉर्चर बहुत होता है, और टॉर्चर होने का कारण है कि ये सारे कानून जो है कॉलोनियल टाइम से, औपनिवेशिक काल से, ब्रिटिशर्स के टाइम से है। और ब्रिटिशर्स जो है हम इंडियंस को हमेशा उनकी प्रताड़ना, उनको ही जो है टॉर्चर करके उन्हीं के ऊपर सारे ब्लेम थोपने पे सारे कानून वही बनाए गए थे, ठीक। तो अब इसको कम कैसे किया जा सकता है टॉर्चर को,
टॉर्चर को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल समझ सकते हो, वो है फॉरेंसिक एविडेंस, यानी कि न्याय संबंधी सबूत, जैसे कि डीएनए। ठीक, डीएनए का उपयोग करो। ठीक, आप जो है ये नहीं है कि भैया सीधे बस वहीं मार पिटाई टॉर्चर चल रहा है, डीएनए का उपयोग करो। और डीएनए और इस तरीके के जो एविडेंस होते हैं ना, ये अकाट्य हैं। ठीक है, मतलब इनको काट नहीं सकता कोई, और इसमें कोई टॉर्चर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी जो है फॉरेंसिक एविडेंस के लिए दिल्ली पुलिस भारत में पहली पुलिस फोर्स बन गई है पूरे कंट्री में, जिसने फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना मैंडेटरी कर दिया है किसी ऐसे क्राइम्स में जहां 6 साल की ज़्यादा सज़ा होती है। समझ रहे हो? मान लीजिए कोई आया, कोई धारा ऐसी लगाई जा रही है जिसमें जो सज़ा दी जाती है वो 6 या उससे ज़्यादा साल की है, तो भैया वहाँ पे फॉरेंसिक एविडेंस करेक्ट करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, तो यही चीज़ अब दिल्ली पुलिस सब पहली जो है पुलिस फोर्स बन गई इंडिया में, जो ये कलेक्ट करेगी 6 साल के ऊपर अगर कोई जो है सज़ा देने वाले हैं तो। ठीक, तो ये अमित शाह जी होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मीटिंग करी थी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में, और उसके बाद जो है तुरंत ही ये ऑर्डर आ गया। ठीक, और आपको पता है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, सेमी स्टेट है, और इसमें जो पुलिस का काम सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़रिए ही देखा जाता है। और इन्होंने भी वही चीज़ बताई, ब्रिटिश एरा से ये सब चल रहा है, इंडियन पिनल कोड, और इसकी वजह से जो है टॉर्चर करके लोगों को जो है उगलवाया जाता था कि तुम ही हो, लेकिन हम फॉरेंसिक एविडेंस के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। 3rd डिग्री और टॉर्चर का जो है एरा अब ख़त्म हो गया है। ठीक, कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो कॉलोनियल इंडिया में था, जो कि अब हम ख़त्म कर रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस जो है इररिफ्यूटेबल है, जो कि हिंदी में क्या, अकाट्य है, काट नहीं सकते आप इसको। डीएनए कैसे काट लोगे भैया? ठीक है, तो ये चीज़ है। ये अगला जो टॉपिक है वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस। अब देखो, ट्रिपल तलाक पे हम बात कर चुके हैं, सब कुछ हो गया है। फिर मैंने भी करंट अफेयर में आपको बताया भी था कि कई जगह ट्रिपल तलाक में ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि ट्रिपल तलाक मिल भी गया है, और उसके बाद जो है महिला को कोई भी उसके अधिकार जो मिलने चाहिए थे नहीं मिल पा रहे हैं। अपना पुरुष जो है ट्रिपल तलाक करके घूम रहा है, कहीं पे भी ना उसको कोई जेल हो रही ना कुछ हो रहा है। ठीक, तो लॉ बनाया गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया महिला को जाना भी तो पड़ेगा ना थाने में कि ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं जा रही। यही तो बात है ना, महिला का सशक्तिकरण नहीं करोगे आप तो कैसे होगा? ठीक, सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं होता कि लॉ बना दिया, लॉ को इन्फोर्स करने की ताकत, लॉ को जो है अपना डिसीजन लेने की ताकत, ये होगा महिला का सशक्तिकरण। सिर्फ लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ हो रही है। अब किस पे बात आ रही है? अब बात यहाँ पे आ रही है कि 5 जजेस की बेंच, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, इनको भी पार्टी बनाना चाहते हैं। कुछ याचिकाएं डाली गई हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में, तो इसमें जो है हम इनकी भी राय लेंगे। ठीक, आपका मानवाधिकार आयोग जो है, महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोगों को भी पार्टी बना के उनकी भी राय ली जाएगी। कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जिसके ऊपर जो है याचिका दायर की गई है? पॉलीगैमी और निकाह हलाला। पॉलीगैमी यानी कि एक पुरुष कई महिलाओं के साथ में शादी कर रहा है, तो इसके खिलाफ याचिका डाली गई है। ठीक है, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रैक्टिस इसको हाँ कहता है, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है। निकाह हलाला में क्या होता है कि एक पुरुष ने मान लीजिए किसी महिला को डिवोर्स दे दिया, तो अब ये महिला मान लीजिए रीमैरिज करना चाहती है इस पुरुष से, नहीं कर सकती अनटिल अनलेस इसको जो है किसी और पुरुष के साथ शादी ना करे, उसके बाद ही कर सकती है ये इससे मैरिज। तो ये भी एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो आपको मतलब ये मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ या तो इस सोच पे बनाया गया था कि महिला सोच ले कि भैया अलग, या फिर ये लोग सोच लें दंपति कि अलग होना है तो फिर एक अलग शादी करनी पड़ेगी। फिर मतलब ये है कि थोड़ी स्टेबिलिटी रहे। तो इसमें होता क्या है, पुरुष को तो खैर ज़्यादा थोड़ा सा पुरुष प्रधान जो है पूरी हर जगह सोसाइटी है, ज़्यादातर इंडिया एशिया हर जगह, तो महिला पिसती है इसमें। महिला जो है अब यहाँ पे इनको छोड़ नहीं पाती, और जो है ये कभी भी इनको छोड़ सकते हैं ट्रिपल तलाक करके। अब फिर अगर मान लीजिए रीमैरिज होनी भी है तो लॉ ये रोकता है कि भैया तुम पहले किसी और पुरुष के साथ शादी होगी तब होगी तुम्हारी, फिर इससे रीमैरिज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुल मिला के महिला पिस रही है इसमें। तो इसके खिलाफ जो है याचिका कई सारी डाली गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, मानव अधिकार, महिला और जो है अल्पसंख्यक आयोग के वो भी पार्टी बनाते हैं और उनकी भी राय ले लेंगे। ठीक, एक और पिटीशन कुछ डाली गई थी
सेक्शन 194 के संबंध में, तो उनके लिए भी यहाँ पर नोटिस डाला है सुप्रीम कोर्ट कि भैया सेक्शन 494 का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, ठीक, पर्सनल लॉ जो प्रैक्टिसेस हैं उन्होंने उल्लंघन किया है 494 का। ये सेक्शन धारा क्या बोलता है? मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ठीक, मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी ने जो है मैरी करके फिर डिवोर्स ले लिया, तो फिर उसके बाद फिर से अगर शादी कर रहे हैं, ठीक, तो वो जो है उल्लंघन हो जाएगा। 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। और ये केस अब दशहरा हॉलीडे के बाद होगा। निकाह हलाला मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक, कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड जो है अगर आप देखो तो प्रशांत महासागर में, साउथ वेस्टर्न प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में, चाइना से तो काफ़ी नीचे है लेकिन चाइना के साथ में संबंध बढ़ा रहा है। ठीक, और ये देखो जैसे क्वाड हम लोग बना रहे हैं ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, चाइना को घेरने के लिए, वैसे ही चाइना भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है सोलोमन आइलैंड पे अपनी पहुंच, सोलोमन आइलैंड ने तो भैया एग्रीमेंट भी कर लिया डिफेंस सिक्योरिटी संबंधित चाइना के साथ में। अब सबकी जो है यहाँ पे जल गई है, यूएसए, ऑस्ट्रेलियन सबको। अब ये सब लोग जो है ये कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, न्यूज़ क्या है कि सोलोमन आइलैंड का है कि जो भी फॉरेन नेवीज़ हैं वो अब विजिट नहीं कर पाएंगे। हम कुछ समीक्षा करना चाहते हैं अपने अप्रूवल प्रोसेस की। ठीक, कि किसको आना है नहीं आना, हम अप्रूवल किसको कैसे क्या देने वाले, इस प्रोसेस की समीक्षा करना चाहते हैं। हुआ क्या है कि यूएस कोस्ट गार्ड शिप जो है आना चाहती थी यहाँ पे पेट्रोल डीजल कुछ भी फ्यूल लेने के लिए, उसको लौटा दिया गया। ठीक, लौटा क्यों दिया गया? क्योंकि सोलोमन इज नियरर टू चाइना, और चाइना जो है वहीं कर रहा है जो यूएसए चाइना के खिलाफ कर रहा है ताइवान में। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। अब सोलोमन आइलैंड की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है। ठीक, सोलोमन सी, पैसिफिक सी, इसकी कैपिटल होनियारा है। ठीक है, और इसमें कुछ एथनिक चाइनीज़ भी कुछ रहते हैं। चाइना के साथ में इसके अच्छे संबंध हो रहे हैं। ये चीज़ जो है पच नहीं रही है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। ठीक, लोकेशन आपको जो है, इसकी कैपिटल जो है सबसे बड़ा जो आइलैंड है गुआडलकनल, वहाँ पर है। ठीक, याद रखिएगा। लंपी प्रोवैक, मैंने आप लोग बताया था कि लंपी एक डिजीज़ है। आप देख रहे हो लंप से निकले हुए ये मवेशी के ऊपर स्किन पर। ठीक, ये वायरस की वजह से होता है। इसकी वैक्सीन बना ली गई है भारत में ही, इंडिजिनियसली बनाई गई है वैक्सीन, जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। ठीक, और इसको जो है बेचने का काम चालू करने वाले हैं। ठीक है, पूरे देश में। ठीक, पूरे देश में 3 रुपए की करीबन है, मैंने एक जगह पढ़ा था ये। और इसको बनाया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ठीक, हिसार हरियाणा में। और साथ में जो है कोलैबोरेट सहयोग था इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने वैक्सीन का लॉन्च भी इस महीने, मतलब अगस्त के महीने में किया था शुरुआत में। लंपी स्किन डिजीज़ एक इन्फेक्शियस जो है संक्रमित आपका वायरल डिजीज़ है। ठीक है, जो कि विच ऑफन अकर्स इन एपिजूटिक फॉर्म। ठीक, जो डिजीज़ है ये, इसमें क्या होता है, नोड्यूल्स स्किन में निकल आते हैं और ये पूरे एनिमल के बॉडी पर आ जाते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है नकली मुद्रा। देखो अब क्या है कि 2016 में जब से ये कहा गया था कि जो काउंटरफिटेड जो करेंसी होती है, जो नकली फेक नोट्स होते हैं, उनको भी हमें कम करना है। इसलिए 500 के नोट और 1000 के नोट जो है उस समय स्क्रैप कर दिए गए थे। आपको मालूम है विमुद्रीकरण के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम पे। ठीक, उसमें एक उद्देश्य था कि फेक करेंसी नोट्स को हमें कम करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है, 2000 के नोट्स और निकाले गए थे, नए 500 के नोट आ गए थे। ठीक है, अब अभी जो है, जो जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आई है क्राइम्स इन इंडिया 2021। उन्होंने ये बताया है कि 2021 में जो भी फेक करेंसी, फेक नोट्स पकड़े गए, उसमें से 60% नोट जो है वो 2000 रुपये वाले थे। समझ रहे हो? और ये नोट भी ज़्यादातर कहाँ से पकड़े गए? सदर्न इंडिया से पकड़े गए हैं। आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ से ज़्यादा ये 2000 के नोट पकड़े गए। 20.39 करोड़ जो है फेक नोट्स करेंसी पकड़ी गई, जिसमें से 60% नोट जो है वो 2000 रुपये के थे डिनोमिनेशन के। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 2000 ये वाले जो नोट हैं वो ज़्यादा
पकड़े गए हैं नकली नोट। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो लगातार जो है फेक करेंसी 2016 में जो बोला गया था उसके बावजूद भी लगातार फेक करेंसी बन रही है। ऐसा नहीं है कि अब कई लोगों ने तो ये भी उड़ा दिया था कि भैया 2000 के नोट में नैनो चिप है। नैनो चिप जहाँ भी छुपा दोगे ज़मीन के अंदर तब भी जो है पता चल जाएगा ये कहाँ रखा गया है। खैर देखो, हर साल 16 करोड़, 28 करोड़, 18 करोड़, ठीक, ये इतनी तो पकड़ी जा रही है। 2020 में तो भैया 92 करोड़ जो है फेक नोट पकड़े गए थे। पता नहीं वैक्सीन से ज़्यादा मुझे लगा फेक नोट बनाने में लोग जुटे थे। अगला टॉपिक है अभिजीत सेन, काफ़ी अच्छे अर्थशास्त्री थे। एमएसपी आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रूरल इकोनॉमी, ठीक, इन सब क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। ये फॉर्मर मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के और फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या, ये कौन संस्था है? ये वही संस्था है जो एडवाइस करती है कि क्या MSP होना चाहिए, अप्रूवल लेकिन फाइनली कैबिनेट करती है। सेम ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, ठीक है। CACP से संबंधित मैंने एक जो है वो भी MSP से संबंधित मैंने ये भी पढ़ा रखा आपको, A2 FL CL ये क्या होता, C2 क्या होता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है वाला ऑडियो, जरूर सुनिएगा, ठीक। जवाहरलाल नेहरू में फैकल्टी भी थे, पॉलिटिशियन, एकेडमिक स्टूडेंट सब कुछ थे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रूरल इकोनॉमी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, इन सब में इनका काफ़ी काम था। इनकी वाइफ भी काफ़ी अच्छी इकोनॉमिस्ट हैं, जयती घोष, और बेटी हैं जानवी सेन जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। अभिजीत सेन जी का अभी निधन हो गया है। मिखाइल गोर्बाचेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया तो हो सकता है UPSC ना पूछे। अगर फिर भी पूछेगा तो काफ़ी इनडायरेक्टली पूछेगा, वहाँ पे सिर्फ एनालिटिकल माइंडसेट वाले ही जो है कर पाएंगे। अब देखो क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव जो है फॉर्मर सोवियत लीडर थे, USSR जब था, ठीक, कोल्ड वॉर चलता था USA वर्सेस USSR के बीच में। कोल्ड वॉर का मेन कारण क्या था? ये थे कैपिटलिस्ट पूंजीवाद और ये थे साम्यवादी कम्युनिस्ट। ये विचारधाराओं के बीच में लड़ाई थी। कोल्ड वॉर इसलिए था क्योंकि आमने सामने जो है नहीं लड़ते थे, प्रॉक्सी वॉर करते थे। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि किसी थर्ड कंट्री में जो है ये USA इधर सपोर्ट कर रहा है, USSR इधर सपोर्ट कर रहा है, आपस में डायरेक्टली नहीं लड़के प्रॉक्सी वॉर में जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके वहाँ पे लड़ते थे। तो इसको इसलिए शीत युद्ध कहते थे। लेकिन इस समय क्या है, न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और ये भी था कि भैया ऐसा ना हो कि किसी दिन इन्होंने एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस करके आपने जरूर पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वो भी सब न्यूक्लियर मिसाइल और इन सबसे संबंधित था, ठीक। कि कभी लड़ाई हो गई तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा तो न्यूक्लियर वेपन होंगे। और जैसा कि मैंने सुना है, आप लोग ने शायद सुना होगा कि नहीं सुना होगा, कि अल्बर्ट आइंस्टीन से एक बार पूछा गया कि भैया तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता तीसरा वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ा जाएगा, बट जो स्थिति है, जिस प्रकार से वेपन्स हमारे पास हैं, मोस्ट प्रोबेबली चौथा वर्ल्ड वॉर जो है ईंटें पत्थरों से लड़ा जाएगा, ठीक। तो मतलब सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, फिर भी लोग लड़ना तो छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे लड़ेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत के लीडर बन के आए, और ऐसा नहीं कि ये बहुत जो है रिफॉर्मिस्ट थे, बहुत ज़्यादा जो है वेस्टर्न के प्रो थे, लेकिन ये कुछ सुधार चाहते थे जो सिस्टम था। ये कम्युनिस्ट थे बिल्कुल, मार्क्सिस्ट और लेनिन को जो है मानते थे शुरुआत में। हालांकि बाद में सोशल डेमोक्रेसी की तरफ थोड़ा सा इनका रुझान हो गया था। सोशल डेमोक्रेसी मतलब लोगों की बात भी सुनना चाहो, सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, सबको बोलने का अधिकार है, ठीक। अभी इनका निधन हो गया है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और रशियन और सोवियत पॉलिटिशियन रहे थे ये सोवियत यूनियन के, और 1988 से 91 जो है चेयरमैन रहे सुप्रीम सोवियत के, और जो है हेड ऑफ स्टेट रहे कंट्री के 88 से 91 में, चेयरमैन रहे सुप्रीम सोवियत के, ठीक। इतना तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 1991 में विघटन जो है डिसोल्यूशन आपका डिसइंटीग्रेशन सोवियत का हो गया था, ठीक। शुरुआत में मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के जो है थे, बाद में सोशल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गए थे ये। इनका बिलीव था कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, और ये बिलीव तब और ज़्यादा बढ़ गया था जब चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था। चेरनोबिल डिज़ास्टर में क्या हुआ था थोड़ा आपको समझाया था, ताकि आपको फैक्ट ऐसा नहीं लगे कि फैक्ट बताया जा रहा है, पूरी कहानी समझना जरूरी है, मेन जो बातें हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो है धमाका हो गया, जो मॉडरेटर और अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूल था, तो ग्रेफाइट जो है उसको मॉडरेट करता था, वो सब कुछ चीथड़े उड़ गए थे,
और यूएसएसआर उस समय इतना ज़्यादा मीडिया पर कंट्रोल रहता था, इतना तक दुनिया को नहीं दिखाना चाहते थे कि उनके अंदर कोई कमी है। तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो है विस्फोट होने के बावजूद भी और रेडिएशन इतना ज़्यादा फैल गया है कि फैलते 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 चेरनोबिल कहाँ है अभी आप लोग देख रहे हो, यूक्रेन के पास में, फैलते फैलते भाई साहब जर्मनी, यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, सब जगह रेडिएशन फैलने लगा। इतनी बुराई हुई यूएसएसआर की, इतनी ज़्यादा बुराई हुई कि भाई गोर्बाचोव जो है उनको लगा कि नहीं, हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। इस तरीके से हम अपनी कमियों को छुपाते चले जाएं इस प्रपोर्शन में कि वो जो है काफ़ी बड़ी बीमारी बन जाए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये एक रीज़न था। तो जब ये बने आए जो है लीडर हुए सोवियत संघ के, तो पहली बात तो उन्होंने सोवियत और अफगान वॉर जो था, सोवियत अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहता था, उस वॉर से वापसी ले ली। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स, समझो यूनाइटेड स्टेट्स जो मेन इनका प्रतिद्वंदी होता था, उसके प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के साथ में इन्होंने कई सारी वार्ताएं करी और न्यूक्लियर वेपन को जो है लिमिट करना, ख़त्म करना धीरे धीरे, और कोल्ड वॉर को ख़त्म करने की बात करी। ठीक, तो ये सब करी। साथ ही साथ इनके दो चीज़ें, जो दो टाइप के रिफॉर्म, सुधार जो इन्होंने अपने देश के अंदर जो है सोवियत संघ के अंदर करने की कोशिश करी थी, वो थी ओपननेस, जिसको कि ग्लासनोस्ट बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्ट, ओपननेस। इसका मतलब है, ध्यान समझिएगा, ठीक, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस होना चाहिए। लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो भैया जवाब पूछे, क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है, सरकार से भी। सरकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रेडिएशन की बात करना चाहती है कि भैया यहाँ पे विस्फोट हुआ, उसको लिखने ही नहीं दिया जा रहा है। ओपननेस, ठीक है, ओपननेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, इन सब की बात करी गई। पहले ये सब नहीं था कम्युनिस्ट में। आज भी देखो चाइना में कहाँ है, वहीं बोलते हैं जो चाइना की एक पॉलिटिकल पार्टी बताती है, वहीं देखो। दूसरी चीज़ है प्रेस्टोरिका, ठीक, प्रेस्ट्रॉइका, इसका मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग ये था कि यहाँ पर पावर किसके पास में था, जो सबसे ऊपर लीडरान हैं, जो सबसे ऊपर लीडर हैं, वहीं जो बोलेंगे वहीं डिसीजन मेकर थे, वहीं जो बोलेंगे वहीं लागू करेंगे नीचे वाले। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग में इन्होंने कहा कि भैया डिसेंट्रलाइज करो, जो है आपका विकेंद्रीकरण करो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को। ठीक, मान लीजिए इस वाले ये फर्स्ट लेवल, थर्ड लेवल जो है, इस लेवल पे किसी काम को करने का, आर्थिक जो है डिसीजन कोई लेना है, तो ये व्यक्ति खुद में जिम्मेदार है, खुद में जो है सक्षम है कि वो ले सकता है। ठीक, इसको जो है यहाँ तक वेट करना और फिर जो है फाइल लौट के आना, इसमें जो टाइम होता है, इससे दक्षता, एफिशिएंसी कम होती है। इसमें सुधार करने के लिए प्रेस्ट्रॉइका यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग करी गई, जिसका मेन मतलब था कि विकेंद्रीकरण होना है इकोनॉमिक, आर्थिक जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए, ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। ये क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको अच्छे समझाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद गोर्बाचेव को कई सारे जो है अवार्ड भी मिले, जिसमें से 1990 में ही गॉट द नोबेल पीस प्राइज ऑल्सो। वो क्यों मिला था, क्योंकि उन्होंने कोल्ड वॉर को ख़त्म करने में काफ़ी पिवटल रोल अदा किया था। ठीक, और एमसीक्यू लगाने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि हमारे जो है पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के 2023 प्री कम मेंस का पूरा पेड कोर्स है। इनिशियली 5000 रुपीज़ दे के भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फाउंडेशनल कोर्स है, इसमें आपको रोज़ स्टडी प्लान मिलता है, ये डेली का बता रहा हूँ। रोज़ स्टडी प्लान मिलता है, रोज़ आपको एमसीक्यू मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, रोज़ आपको मेंस आंसर राइटिंग क्या प्रैक्टिस करने को मिलता है, रोज़ स्टडी प्लान के हिसाब से सब्जेक्ट एक दिया जाता है जिसको आप पढ़ते हो, और बाद में रोज आपका जो है लाइव डाउट डिस्कशन होता है, जिसमें कि आप कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उसको पूछ सकते हो, और पूरे दिन का इवैल्यूएशन हर बच्चे का अलग अलग किया जाता है। ये रोज होता है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 5.5 रुपये से भी कम में आप प्रतिदिन जो है इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और रोज़ आपको फीडबैक दिया जाता है पर्सनल लेवल पर। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है दावे के साथ। ठीक, ये जो है आप इसके लिए अगर आप लोग कोई डाउट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पेमेंट डिटेल्स हैं। ठीक, अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को ये नेम बताना होता है अपना, ठीक, किस जो है एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं, और डेट भी बताया गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में क्या है कि कई लोग इंस्टॉलमेंट जो है फिर वो डिले करते हैं, या जिस तरीके जो भी है, तो वो डेट से भी बता देता है अच्छा ठीक है कौन कौन से कितना जो इंस्टॉलमेंट कर दिया है। तो इंस्टॉलमेंट वाली सुविधा इसीलिए कि आप लोग आराम से, जो लोग नहीं भी एक साथ दे सकते हैं वो कर लें, लेकिन फिर ये मत करिए कि फिर आप उसको डिले करते हैं, क्योंकि मैं जो हूँ इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि मुझे पैसा देते रहो, ये वो टाइमली
ठीक है, मैं मांगूंगा नहीं, आप लोग करते रहना, बस मेरा मेन फोकस है कि आप लोग को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। चलिए एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आज के, ठीक, फिर आएंगे कोड पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू जो है 1 सितंबर के करंट अफेयर से। ठीक, ये साथ में वीडियो में इसलिए कर दिया गया है ताकि क्योंकि कई लोग जो है इसकी डिमांड कर रहे थे और मुझे भी ये सही लगा, ये अच्छी डिमांड थी। क्वेश्चन नंबर 1, कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति से अलग है क्योंकि, अब देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इसमें आपको सबसे अप्रोप्रिएट चुनना होगा, जो सबसे ज़्यादा सही होगा, चीज़ों को सही कर रहा होगा, ज़्यादा जो फैक्टर्स है वो एक साथ सही कर रहा होगा, उनको आपको लेना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इग्नोर्स आर्टिकल ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स। ठीक लग रहा है भाई, चलो इसको रखते हैं। कंसिडर आर्टिकल्स ऑफ वोलेटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स। ओहो नहीं, बिल्कुल नहीं। को इन्फ्लेशन जो है डिफरेंट होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से, कैसे? ठीक, को इन्फ्लेशन मैंने जैसे आपको, चलिए पहले इसको कर लेते हैं। चलिए अच्छा बता देता हूँ पहले तक, क्योंकि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनने में तो आपको पता होने के बावजूद भी हो सकता है ना कर पाओ, इसलिए बता दे रहा हूँ। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारे बास्केट में जो है सारी जो है चीज़ें होती हैं, फूड और फ्यूल भी होता है जो कि बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। को इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा ये स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पे को इन्फ्लेशन जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन से अलग है क्योंकि ये इग्नोर करता है वॉलेटाइल नेचर के आर्टिकल्स को। ठीक, तो अब आपको ज़्यादा लॉजिकल लग रहा होगा पहला वाला, दूसरा वाला नहीं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइस इंडेक्स। भैया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी जो है अभी वीडियो में बताया है कि सीपीआई के थ्रू ही बताते हैं इसको। कंसिडर्स ओनली कोर आइटम्स ऑफ द कंजम्पशन इन द प्राइस इंडेक्स। ठीक, ऐसा नहीं है, कोर को ही नहीं सिर्फ कंसिडर करता है इन द प्राइस इंडेक्स। तो सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, ये वाला, ए वाला, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोलोमन द्वीप के संबंध में सही उत्तर चुने। तो सही पूछा गया है, सोलोमन द्वीप जो है कोर है इस क्वेश्चन का, या दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर पर स्थित है। एकदम सही है, मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर, अरे क्या हो गया, प्रशांत महासागर के जो है आप यहाँ पे देखो तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है ये सोलोमन आइलैंड, लेकिन प्रशांत महासागर के तो साउथ वेस्ट में है ना, तो ये चीज़ पूछी गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट्स कैपिटल होनियारा इज लोकेटेड ऑन द लार्जेस्ट आइलैंड गुडल कनाल। बिल्कुल सही है और सही पूछा गया इसलिए आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लुम्पी प्रोवाक, ठीक, प्रोवैक के संबंध में सही उत्तर चुने। ठीक, तो देखिए, लंपी स्किन डिजीज इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज ऑफ कैटल विच ऑफन अकर्स इन एपिजूटिक फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप लोग को अभी बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही उतार दिया गया है और ये आयोग भी करता है, ऑफिशियल सोर्सेज से बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो है लाइनें उठाता है। इसलिए हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पे ही जाके पढ़ें, किसी के जो है खुद के ब्रांडिंग करके सिलेक्शन मटेरियल बोलने वाले मटेरियल पे मत जाएं, सिर्फ ऑफिशियल से पढ़ें। ठीक, इसके बाद देखिए अगला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, लुम्पी प्रोवैक को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली के सहयोग से नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। तो क्या स्टेटमेंट वाला जो दूसरा है वो सही है क्या? एकदम सही है, बरेली हरियाणा हिसार, याद रखना इक्वाइंस है और ये वेटनरी आपका IVR इसको बोलते हैं, IVRI, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही होने की वजह से सी आंसर हो जाएगा वंस अगेन। इसका फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है इसको याद करना। समर ऑफ 69 अगर आपने गाना सुना है तो आप ये ऐसे याद कर सकते हो कि समर ऑफ 69 में दिल्ली को NCR बनाया गया। ठीक, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, छोटी सी ट्रिक है। तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत किया गया है। इसी में बहुत सारी चीज़ें आती है NCR वाली। अच्छा, NCR नेशनल कैपिटल रीजन और नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये क्षेत्र है और ये जो है ये भी हिंदी में देखो तो क्षेत्रीय, लेकिन फ़र्क है दोनों में। NCR में आप देखो तो यूपी के भी कुछ ज़िले आ रहे हैं, राजस्थान के भी कुछ ज़िले आ रहे हैं। ठीक, तो ये एक जो है बढ़ता हुआ अर्बन एग्लोमरेशन है, लेकिन NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो वाकई में यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है। ठीक, और दिल्ली के लॉ जो है वो उसी टेरिटरी में लागू होंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में। भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है इसलिए क्वेश्चन, मुझे लगता है। ठीक, मान लीजिए कोई दिल्ली से है तो उससे ये पूछा जाएगा। ठीक, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग
था। ठीक, ये कैसे, इसके अब आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे आया था? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था क्या? नहीं। ठीक, अ डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, क्या एक्स यूनियन कैबिनेट ने बोल दिया और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बन गया था क्या? नहीं। एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, तो क्या संसद के द्वारा कोई लॉ पास कराया गया था? यस, एकदम सही है। ये एक स्टैच्यूटरी यानी कि वैधानिक निकाय है, ना तो संवैधानिक है, ना ही किसी कार्यकारिणी यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया था। प्रेसिडेंट ऑर्डर से भी नहीं बनाया गया था, ध्यान रखना। ठीक, तो ये सारे जो है आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं और ये वाली शीट आपको मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे जो 31 अगस्त को दिया गया था। देखिए 31 अगस्त को जो क्वेश्चन दिया गया था उसके एनालिसिस कर लेते हैं, और आज जो आप लोग प्रैक्टिस करनी है, ठीक, वो अभी क्वेश्चन इसके बाद दिया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएस पेपर 3 से संबंधित था क्वेश्चन नंबर 42, वो इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बस मेन चीज़ है कि व्हाट इज़ अ रीसेंट डिबेट ऑन यूएन हाई सीज ट्रीटी। तो देखो यूएन हाई सीज ट्रीटी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर हाल ही में क्या बहस हुई है, विचार विमर्श करें। ठीक, यहाँ मार्क्स देखो 10 है और वर्ड लिमिट 150 है। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा नहीं जानना है, सीधे बताओ रिसेंट डिबेट क्या है, डिस्कस करना है, यानी कि आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं और फिर आखिरी में कुछ कंक्लूड करना है। बिकॉज डिस्कशन के बाद अगर कंक्लूजन नहीं कुछ निकला तो डिस्कशन इज फ्यूटाइल, डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, और देखिए एक क्वेश्चन जो होता है ना वो खुद में ही कंप्लीट होता है, मेरी बात समझिएगा। कोई एक क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखते हो तो वो खुद में ही एक कंप्लीट आंसर होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम बताई तो आप उसका सोल्यूशन उन्हीं प्रॉब्लम्स का बताओ। आप प्रॉब्लम बता रहे हो ABC और उसके ABC की जगह XYZ की जो है सोल्यूशन बता रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक, एक आंसर खुद में कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोज एंड कॉन्स आप बताओगे उसी के अनुसार ही आपका जो है कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, सजेशंस होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने बात करी जापान की और फिर सोल्यूशन में दिया इंग्लैंड का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, अब समझ लेते हैं टू द पॉइंट क्या है इसमें। देखिए यूएन हाई सीज ट्रीटी एक लाइन में, अब मैंने आपको जैसे बताया कि आप जो है अलग से स्ट्रक्चरिंग एक छोटी सी रफ में कर सकते हो। ए में आप ऐसे कर लो क्वेश्चन मार्क की है क्या ये चीज़। ठीक, बी में आप ये बताओगे डिबेट क्या थी, उसी में जो है प्रोज एंड कॉन्स बता दोगे, या फिर जो है जो तर्क है वितर्क है वो बता दोगे, और सी में आप इसको जो है सीधे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए उसको लेके निकल जाओगे। तो पहले बताओ, अब देखो ये आपका स्ट्रक्चरिंग बन गई, अब सिंपल है। अब आप जो है ऐसा नहीं होगा कि ये लिख रहे हो आप यहाँ का सोच रहे हो तो खिचड़ पिचड़ स्क्रिबलिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपको बताना है यूएन हाई सीज ट्रीटी क्या चीज़ है, तो आपका EEZ, और यहाँ पे डायग्राम जरूर बनेगा, समझ रहे हो। डायग्राम में आप दिखाओ बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स के उपरांत जो समुद्र होता है उसको हाई सीज बोलते हैं या फिर ओपन सीज बोलते हैं। तो उन ओपन सीज में, हाई सीज में जो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, संवर्धन, इन सब करने के लिए UN क्लॉज, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज के अंतर्गत यूएन हाई सीज ट्रीटी को बातचीत चल रही थी 2018 से। इसको पेरिस एग्रीमेंट ऑन ओपन सीज भी बोला जाता है, तो उसके अंतर्गत इसको लाना था, जिसकी अभी जो है जो डिस्कशन हो रहा था वो फेल हो गया है। 168 नेशंस ने के साथ में बात हुई थी, तो डिबेट अभी किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई है। ठीक, तो आप इसको यहाँ पर ये बताओगे फिर कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसको पहुंचना। ठीक, और किस तरीके से हमें अब आगे महत्व बताते हुए, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स नहीं पहुंच पाए, ये सब तो कॉन्स हो गए। फिर आप प्रोज बताओगे कि करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने उसको एक डायग्राम में बताया भी था कि सिर्फ 1% ही जो है आपका प्रोटेक्टेड है एरिया, ओपन सीज हाई सीज में सिर्फ 1% है। ठीक, जैसे कि जापान है। अब आप देखो किसी एक कंट्री के पास, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि जापान आप देखो तो छोटा सा देश है, और लेकिन उसके पास फिशिंग करने की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। तो दुनिया में वेल्स मछली उसने अंटार्कटिक तक पूरी निपटा रखी, इतनी ज़्यादा उनको फिशिंग करी है कि अंटार्कटिक की वेल मछली का जो है संख्या बहुत ही कम हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ हो रही थी,
ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इस तरीके से, तो कोई किसी को तो रोकना चाहिए ना, एक ट्रीटी संधि तो होनी चाहिए ना कि किस प्रकार से अधिकार किसकी, इसकी क्या जिम्मेदारी होने वाली। इसी पे ये क्वेश्चन दिया गया था, इसी पे आपको फिर आगे बताना है कि जो कमी रह गई है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करें, जरूरी है इसलिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं आज का क्या क्वेश्चन है उस पर। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन है 1 सितंबर का जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिफॉर्म्स मिखाइल गोर्बाचेव हैज स्टार्टेड व्हिच लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, क्रिटिकली एनालाइज। मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन से सुधार शुरू किए थे जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ, समालोचनात्मक विश्लेषण करें। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिमिट 250 है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निबंध लिखने लगे, जीएस पेपर में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। चलिए इसको जो करिएगा, चलते हैं अपने मोटिवेशनल मैसेज की तरफ। मोटिवेशनल मैसेज से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग दिखा दूं कि पेड कोर्स में किस तरीके से स्टडी प्लान डेली दिया जाता है। कल भी मैंने दिखाया था, आज फिर से दिखा रहा हूं। आज जो है चैप्टर वाइज टेस्ट, देखिए रिवीजन हम लोग ने पहले पढ़ा था, आज फिर से पूरे दिन रिवाइज करके 9 से 11वें चैप्टर तक, फिर उसका जो है टेस्ट होगा शाम को 9 से 10 तक। ठीक, तो पहले आपने करंट अफेयर देखा, एमसीक्यू लगाया, आंसर राइटिंग करी, इवैल्यूएशन हुआ, सब्जेक्ट पढ़ा, टेस्ट हुआ, सारी चीज़ें लाइव डाउट डिस्कशन हुआ। इस प्रकार से हम लोग डेली इसको करते हैं। 2 बजे सुबह मैं आपको ये स्टडी प्लान देता हूँ। इस पर आपको यही पूरा अगर आप करते चले गए तो बहुत आसानी से आपका जो है धीरे धीरे टारगेट्स पूरे होते जाएंगे और एग्ज़ाम तक मैं कहता हूँ 4-5 बार तो आराम से रिवीजन हो जाएगा। ये डेली का स्टडी प्लान है। चलिए चलते हैं मोटिवेशनल मैसेज पे। अब देखिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो चीज़ें में टाइम लगने वाला है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहें कि भैया ये अभी हो जाए, तो नहीं हो सकता। ठीक, अगर सुबह जो है रात के बाद ही होनी है तो वो कैसे शाम को हो जाएगी सुबह, वो तो उतना टाइम लगेगा। तो आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि कहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना और कहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ठीक, रिस्क नहीं बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके साथ में एडिशन जो मैंने बताया, यू हैव टू बी पेशेंट। जिन चीज़ों में टाइम लगने वाला है। अभी क्या होता है कि हम हिस्ट्री अगर हमें कंप्लीट करनी तो हिस्ट्री में कितना टाइम पूरा में लगेगा, हम उसको सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्रतिदिन अगर हमने उसको डिवाइड करके जो समय हम दे सकते हैं उसके अनुसार अगर हमने पढ़ा तो हम तब उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें इतना टाइम तो लगेगा ही, लॉजिकल है, तो उतना तो सब्र आपको रखना पड़ेगा। वो सब्र नहीं रखा तो ये कोई सब्र रखना कोई कमजोरी थोड़ी ना, ये तो एक भैया ताकत है अचीव करने की। ठीक है, ये होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है इस तरीके का फॉर्मेट, तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर भी करें। और जो है अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो है क्वालिटी और पूरा ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।